रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री, और अगर महिला सीएम की बात करें तो उनका नंबर चौथा है। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, कई सांसद, मंत्री मौजूद रहे। सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। खबर से अगली बड़ी खबर, रेप कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। मुख्य आरोपी करीम कुरैशी को अरेस्ट किया गया। आरोपियों को घटनास्थल तक ले गई पुलिस। ब्लैकमेल रेप कांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। ब्यावर में नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ हुए ब्लैकमेल रेप कांड मामले में राजस्थान पुलिस बड़ी तेजी से एक्शन ले रही है। पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ की है और मामले में हर पहलू से जांच चल रही है। ब्यावर रेप कांड को लेकर अजमेर में प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस आशय के साथ यहां पर आप प्रदर्शन देख रहे हैं। ब्यावर के विजयनगर में हुए कांड के बाद अजमेर में और पूरे प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जो युवतियां, लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, महिलाएं हैं प्रदेश की, उनकी रक्षा के लिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं सामने आई हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि एक पूरा गैंग सक्रिय था जो लड़कियों को टारगेट कर रहा था, उसके खिलाफ देखिए आप स्कूल और कॉलेज की लड़कियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा वेपन सप्लायर गुलाम पर 20 से ज्यादा केसेस पहले से ही दर्ज हैं। सारिक साठा गैंग का सप्लायर है गुलाम। पुलिस ने वेपन सप्लायर गुलाम को पकड़ लिया है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। थोरो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। गुलाम के पास से क्या क्या बरामद हुआ है इसकी पूरी लिस्ट है आपके सामने, वो रखता हूं। क्या क्या मिला है गुलाम से। वो गुलाम जो अवैध हथियारों का धंधा करता रहा है और उसके ऊपर 20 केसेस पहले से ही दर्ज हैं। 9 mm की एक अवैध पिस्तौल मिली है मैगजीन के साथ। 32 बोर की 2 पिस्टल मिली मैगजीन के साथ। एक मैगजीन 9 mm के 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। 315 बोर का एक कारतूस मिला है। 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। .22 कैलिबर का एक जिंदा कारतूस मिला है। 30 बोर का एक जिंदा कारतूस उसके पास से मिला है। संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों के टारगेट पर सर्वे करने आई टीम थी। बंदूकबाजों के टारगेट पर पुलिस और वकील थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। शिंदे की गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई की कोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स के जरिए एक ईमेल मिला
जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इस तरह की धमकी भरा मेल आया है। क्राइम ब्रांच समेत सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वालों की तलाश में जुट गई। और अब बात धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। कश्मीर के कई इलाकों में फिर से तेज बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के बाद सैलानियों की आमद तेज हो गई है। 28 फरवरी तक जारी रह सकती है बर्फबारी। बर्फबारी का जाहिर है अब बर्फबारी समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक दौर फिर से, और पहाड़ी जगहों पर जहां स्नोफॉल का इंतजार साल के कई महीने बीतने के बाद पूरा होता है, वहां अगर इस तरीके से बर्फबारी का समाप्ति की तरफ एक और दौर देखने को मिल जाए तो ये सैलानियों के लिए किसी लॉटरी के लगने से कम नहीं होता। यहां पर भी मौसम ने अचानक यू टर्न लिया है। मौसम का मिजाज बदला है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी हुई है। अभी हमने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का एक ताजा स्पेल हुआ है और यहां भी एक और दौर, हर्षिल समेत कई जगहों पर हेवी स्नोफॉल हुआ है। सुबह से उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में देश में फिर से बर्फबारी हो रही है। मैंने आपको बताया किस तरीके से जम्मू कश्मीर, कैसे उत्तराखंड में एक फिर से स्पेल आया है। और अब फिर आपको लिए चल रहा हूं मैं यहां हिमाचल प्रदेश शिमला की ये तस्वीरें हैं। सैलानियों की लॉटरी, उनका जैकपॉट यहां भी लग गया। एक बार फिर से यहां बर्फबारी हुई है। इस मौसम में बर्फबारी का होना ये कम होता है और जिन सैलानियों के वहां रहते हुए बर्फबारी का ये दौर उनको देखने को मिल जाए, उनके लिए ये किसी बड़ी लकी इवेंट से कम नहीं है। हम सब जयपुर राजस्थान से आए। हम फर्स्ट टाइम आए शिमला। पता नहीं था स्नोफॉल मिल जाएगी। स्नो देखने जा रहे थे। स्नो देखने के साथ साथ स्नोफॉल भी मिल चुकी है। हम भी पहली बार ही शिमला आए। पहली बार में इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कल रात को यहाँ आए थे और आज सुबह देखो स्नोफॉल मिल गई। बर्फ ही देखनी है लेकिन देखो स्नोफॉल भी मिल गई। सबसे बढ़िया, पहली बार आए हैं शिमला और फर्स्ट टाइम में स्नोफॉल मिल गई। योगी सरकार ने अपना 9वां बजट पेश किया। यूपी में 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे प्रपोज किए गए। बजट में युवा, उद्यमी, महिलाओं पर फोकस करने की बात हुई। छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का ऐलान हुआ और 58 स्मार्ट सिटीज बनाए जाने का भी प्रोविजन रखा गया। शासक का कोई व्यक्तिगत एजेंडा न हो, उससे अच्छा कोई शासक नहीं होता। जो कुछ भी है जन कल्याण है। इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, केवल उसी के लिए समर्पित है और ये बजट भी पूरी तरीके से 25 करोड़ जनता को ही समर्पित है, जन कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश के बजट पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं को समर्पित। योगी ने कहा 2025-26 का यह बजट गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा, महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। यह बजट 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। जब 2025-26 का उत्तर प्रदेश का यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। योगी सरकार के बजट पर बोले अखिलेश यादव, बजट का घोषणा पत्र से कोई तालमेल दिखाई नहीं देता। बगैर विजन के पेश कर दिया गया बजट में कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आती। अखिलेश ने बजट को बड़ा ढोल करार दिया। इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। और यूपी के बजट को शिवपाल ने बताया घोटाले की पटकथा। शिवपाल यादव ने बजट को अंधकार वाला बता दिया। शिवपाल ने कहा बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। 2027 में जनता के हित का बजट हम लेकर आएंगे।
ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की ज़रूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस ने यूपी सरकार के बजट को झूठा बताया है। कांग्रेस ने कहा सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने कहा पिछले बार भी बजट के ढिंढोरे सुनने को मिल रहे थे और इस बार भी वही हो रहा है। पिछली बार भी बजट का आकार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा था, यही ढिंढोरा पीट रहे थे। पर सच क्या था कि पिछले वित्तीय बजट का केवल 53% विभागों को निर्गत हो पाया, मतलब आधा पैसा। तो जब आप पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते, विभागों को देना ही नहीं चाहते, तो वो पैसा जनता तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आप बजट का आकार कितना बड़ा कर दीजिए, कितना भी झूठ बोल दीजिए बजट भाषण में, उससे कोई हल तो निकलने वाला नहीं। कुंभ पर सवाल उठाने वालों पर प्रमोद कृष्णम बरस पड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा मोदी योगी का विरोध करते करते इन लोगों ने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और वर्तमान सरकार उसका विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, फॉर आवर कंट्री। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि विरोध के नाम पे विरोध किया जाए। इन्हें महाकुंभ का महापर्व नहीं दिखता है, उसमें गंदगी ढूंढते हैं। ये महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, मृत्यु कुंभ कहते हैं। सनातन की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर, प्रयाग की धरती पर भगवान आए हैं। महाकुंभ का आज 39वां दिन है। मेला समाप्त होने में 6 दिन बचे हैं। 13 जनवरी से अब तक 57 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज महाकुंभ में डुबकी लगाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रयागराज में एक सनातन का समुद्र है। 60 करोड़ लोग कह रहे हैं कि आज अभी तक स्नान कर चुके हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था है, सफाई है और मैं समझता हूं कि दुनिया का इससे बड़ा समागम कहीं नहीं होता होगा। मैं योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सनातन का समंदर है, सफाई है और ये गजब का समागम है। रेखा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे केजरीवाल। आतिशी सिंह ने भी बनाई शपथ ग्रहण से दूरी। रवायत के मुताबिक विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी से नहीं पहुंचे ये नेता। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान कि दिल्ली वालों से किए गए वादे को निभाए भारतीय जनता पार्टी। आज की बैठक में 2500 का वादा पूरा करे, कहा आतिशी ने। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में